नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर जो एग्ज़ाम है उसके एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके एग्ज़ाम भी देख रहे थे। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किए और आज हम लोग आने वाले एमसीक्यूज़ जो हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो पहले वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वो बेसिक्स एमसीक्यूज़ हैं, ये थोड़े हाई लेवल के हैं। तो एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये जो वीडियो है काफ़ी आसान लगेगा दोस्तों। ये जो एमसीक्यूज़ है काफ़ी इजी लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने आई थिंक यहाँ तक देख लिए थे कुछ एमसीक्यूज़, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ पीएचपी कोड। ये एक पीएचपी कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट हम लोगों से पूछा है। तो फॉर ईच लूप है दोस्तों इसमें, और जैसे कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है 5, 5, 0, 5, 12.3 एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे एक इज इन न्यूमेरिक लिया है। इसमें इस न्यूमेरिक एक फंक्शन पास किया है जिसमें डॉलर में भी नंबर एज ए नंबर पास किया है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग जो फॉर ईच लूप है इसकी हर एक वैल्यू में भी नंबर में स्टोर होगी और उसमें भी नंबर को हम इस न्यूमेरिक कन्वर्ट करके और इस इट न्यूमेरिक में पास कर रहे हैं। और इसका एक्चुअल टाइप हम लोग इसी नंबर से गेट टाइप करके इसका एक्चुअल टाइप भी ले रहे हैं। लाइक इंटीजर है या स्ट्रिंग है, वो टाइप एक्चुअल टाइप में स्टोर हो जाएगा। और इज इट न्यूमेरिक में अगर वो नंबर न्यूमेरिक है तो वो न्यूमेरिक में स्टोर हो जाएगा। अगर इज न्यूमेरिक और मे बी जो नंबर अगर वो न्यूमेरिक है तो वो यस प्रिंट कर देगा, और अगर वो नंबर न्यूमेरिक नहीं है तो वो नो प्रिंट कर देगा। सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि इंटीजर के लिए वो यस प्रिंट करेगा और नॉन इंटीजर के लिए स्ट्रिंग के लिए नो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। फिर प्रिंट एंड यानी कि न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट पूछा है हमसे। तो जो दोस्तों जैसा कि ये इंटीजर नंबर है तो इसके लिए इंट प्रिंट होगा, ये भी इंटीजर है तो इसके लिए इंट होगा, इसके लिए भी इंट होगा, इसके लिए भी इंट होगा, इसके लिए भी यस प्रिंट होगा। आई मीन सभी के लिए, क्योंकि सभी न्यूमेरिक वैल्यूज है तो सभी के लिए यस प्रिंट होने वाला है। और ये जो 5 है ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके लिए नो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है तो इसके लिए भी यस प्रिंट होने वाला है। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसके लिए भी यस प्रिंट होने वाला है। तो जो लास्ट वैल्यू निकल के आएगी इसकी वो यस निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यस हो जाएगा दोस्तों। और यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि यस फॉर ईच न्यूमेरिक एंड नो फॉर स्ट्रिंग 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following is a default visibility for property and method in PHP? PHP में जो डिफॉल्ट होती है विजिबिलिटी पब्लिक होती है। लेट सपोज मेरा कोई मेथड है, रन मेथड है या मेन मेथड है, अगर मैं उसका कोई कीवर्ड यूज नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो अज्यूम करता है कि ये पब्लिक मेथड है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि डिफॉल्ट विजिबिलिटी पब्लिक होती है। एक्सेस मॉडिफायर जो होता है उसका बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पीएचपी कोड? एक हम लोग को कोड दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टाइम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं न्यू क्लास का, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, डॉलर टाइम्स में उसको स्टोर कर रहे हैं। फिर इको टेस्ट और स्टैटिक प्रॉपर्टी जो टेस्ट में ले रहे हैं। इको टेस्ट भी इको सिंपल प्रिंट के लिए होता है, टेस्ट भी प्रिंट कर रहे हैं, फिर टेस्ट भी प्रिंट कर रहे हैं और साथ में गेट टेस्ट भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और टेस्ट सी में जो गेट टेस्ट की जो वैल्यू है वो टाइम में स्टोर कर रहे हैं। और फिर इको टेस्ट सी कर रहे हैं और स्टैटिक प्रॉपर्टी स्टोर कर रहे हैं। अब क्लास टेस्ट हम लोग हमारी है, उसमें हमने क्या किया है कि स्टैटिक वेरिएबल लिया है, स्टैटिक प्रॉपर्टी आई एम स्टैटिक करके। ठीक है, और फिर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट एसपी। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, क्लास के नेम से ही कॉल हो जाता है। इसमें यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट से कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो ये स्टैटिक जो प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जिसका वैल्यू है आई एम स्टैटिक। तो यहाँ पे सिंपल आई एम स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। ये पे ये एक्सप्लेन कर रखा है यूजिंग टेस्ट स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड द मेथड करेक्टली रिटर्न्स द स्टैटिक प्रॉपर्टी आई एम स्टैटिक, देयरफॉर आउटपुट विल बी आई एम स्टैटिक हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीएचपी कोड आउटपुट? डिफाइन हमने पाई की वैल्यू डिफाइन कर रखा है, फिर एक क्लास बना रखी है, इसमें एक पाई की वैल्यू हम लोगों ने ले रखी है, फिर एक प्रोटेक्टेड मॉडिफायर रेडियस के लिए कर रखा है। ठीक है, और फिर फंक्शन का एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है कंस्ट्रक्ट करके जिसमें रेडियस एज ए पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं। इसमें दिस डॉट रेडियस की जो वैल्यू है वो रेडियस में स्टोर हो जाएगी। फिर एक और फंक्शन सरकमफेरेंस जो कि परिधि होता है, सिंपल 2πr जिसका फॉर्मूला होता है, वो हम लोगों ने 2πr फॉर्मूले से इसको रिटर्न कर रखा है। अब हम ऐसे न्यू सर्कल क्रिएट करेंगे और प्रिंट ऐसे सरकमफेरेंस को कॉल कर देंगे। न्यू सर्कल में तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे पास हो जाएगी रेडियस में, यानी रेडियस की वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। और फिर 2πr हम कॉल करेंगे तो पाई की वैल्यू यहाँ से लेगा। अब देखो पाई की वैल्यू में कंफ्यूजन है दोस्तों कि यहाँ पे हम पाई को कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं 3.14 और आउटसाइड में जो है हम लोग पाई की वैल्यू
10 डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू 5 को रीड करेगा? तो इस केस में कंपाइलेशन एरर दे देगा दोस्तों, कंपाइलेशन एरर इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, ये डिक्लेयर्ड इन द सेम फाइल व्हिच रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पीएचपी कोड। पीएचपी कोड एक हम लोगों को दे रखा है, इसका आउटपुट पूछा है, फंक्शन इज वैलिड क्रेडिट कार्ड दे रखा है और इसमें हम स्ट्रिंग strv फंक्शन एक यूज कर रहे हैं, ड्रैग रिप्लेस। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप भी अपने एंड से थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। सो फॉर एक लूप हम लोग ले लेगा है, इसमें आई की वैल्यू 0 सेट कर रखी है, जे की वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ एस है, ठीक है, और आई जो है वो लेस देन जे जब तक रहेगा तक ये लूप चलता रहेगा। फिर मॉड्यूलर हम लोगों ने यूज कर रखा है और उसके अलावा ऐसा नहीं है तो एस सम में जो है वो वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी और रिटर्न सम कर देगा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं इज वैलिड क्रेडिट कार्ड, इस वैलिड क्रेडिट कार्ड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे डॉलर पोस्ट क्रेडिट कार्ड हम लोग ऐसे पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो प्रिंट कर देगा दिस कार्ड इज नॉट वैलिड और समथिंग। बट दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और पोस्ट क्रेडिट कार्ड हम ऐसे पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो ये पैरामीटर कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये सिंपल सिंटैक्स एरर दे देगा कि ये जो पैरामीटर है कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो सिंटैक्स एरर इसका आउटपुट हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट PHP with different SQL database। डिफरेंट SQL database से PHP कैसे वर्क करता है, तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। लाइक SQL कोड मस्ट बी कम्प्लीटली आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल द डेटाबेसेस, ठीक है, ये तो अक्रॉस ऑल द डेटाबेसेस SQL कोड आइडेंटिकल नहीं हो सकता, SQL कोड में ही चेंज होगा। लेट्स सपोज कि अगर मान लो मेरा डेटाबेस पोस्टग्रेस है तो उसके लिए जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, और ऑरेकल के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग डिफरेंट होगी, तो हर एक डेटाबेस के लिए डिफरेंट रहती है दोस्तों। द PHP कोड रिमेन द सेम बट द SQL सिंटैक्स मे वेरी, ये ऑप्शन ठीक है, कोड तो सेम रह सकता है बट डिपेंड ऑन डेटाबेस जो कोड है वो अलग अलग हो सकता है दोस्तों। देन उसके बाद है PDON की PHP डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट डिफरेंट डेटाबेस इंजन, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये सपोर्ट करता है। और PHP कैन नॉट यूज मल्टीपल डेटाबेस इंजन, ये भी गलत है, मल्टीपल डेटाबेस इंजन के साथ हम यूज कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग PHP कोड। डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें पुट पास कर रहे हैं, एक बॉडी हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं जिसमें फाइल गेट कंटेंट और HTTP इनपुट ले रहे हैं, और एक स्विच करके एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग लोअर और कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, देन ब्रेक यूज कर रहे हैं और क्रिएट एक्सेसिबल कर रहे हैं। फिर रिक्वेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर और देन सब स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, और रिसोर्स में हम लोग एरे शिफ्ट डॉलर रिक्वेस्ट करके एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, देन HTTP रेस्पॉन्स को 204 हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो सिंपल सा दोस्तों इसमें कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल इसमें जो प्रिंट होगा वही होगा कि HTTP 1.1 जो कि बाय डिफॉल्ट HTML के साथ प्रिंट होता है वो प्रिंट होगा, 204 प्रिंट होगा, ठीक है, और कोई कंटेंट इसमें शो नहीं होगा दोस्तों, तो इसका आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। आफ्टर पासिंग द इनपुट इट कॉल HTTP रेस्पॉन्स कोड which gets SPC response code 204 no content, कोई कंटेंट इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो इसमें आउटपुट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि which of the following HTTP status code is used for errors, that is when access the resource is not allowed for reasons other than invalid authentication। invalid authentication के अलावा वो रिसोर्स को अलाउ नहीं करता है दोस्तों, तो 403 forbidden जो है वो जनरली मैसेज जो होता है वो एरर के लिए यूज में आता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेसिक सा है, ये तो आपको पता होना चाहिए कौन से कोड कहाँ पे काम में आते हैं। 404 फाइल फॉन्ट के लिए आता है, 200 जो होता है वो सक्सेसफुल मैसेज के लिए आता है, 500 जो आता है वो इंटरनल सर्वर के लिए आता है, 403 जो होता है फोरबिडन के लिए आता है, एरर के लिए आता है। Which of the following main security threat that HTML entities help to protect against, ठीक है, HTML entities किसके अगेंस्ट हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अगेंस्ट हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। ये हम लोग साइबर सिक्योरिटी जब हम देख रहे थे दोस्तों उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं, लिस्ट इसकी ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी नाम से बनी हुई है जिसमें साइबर सिक्योरिटी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है दोस्तों। यूपीएससी में ऑलमोस्ट अभी आगे आप देखेंगे करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है, तो जो क्योंकि बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये साइबर सिक्योरिटी टॉपिक, और सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर
कंसर्न फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके लिए साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज अदर लोगों का भी थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे रहता है, तो जिनको वो वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन SHA देखो, अगेन साइबर सिक्योरिटी पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। Then which of the following reason algorithm is not recommended for password hashing even though it is faster than Blowfish? Blowfish से फास्ट होने के बाद भी SHA एल्गोरिथम को रिकमेंड क्यों नहीं किया जाता? तो इज इट लेस कंपैटिबल विद ओल्डर वर्जन? नहीं, कंपैटिबल तो है ही। SHA is easier for attackers to crack since it is faster to compute। ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही ईजी होता है अटैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इसमें SHA 256 होता है, फिर 512 होता है, अलग अलग से वर्जन होते हैं। फास्ट होता है तो अटैकर्स को इजीली अटैक कर सकते हैं। तो इसका मेन रीजन है कि हम इसको ज़्यादा यूज़ में पासवर्ड हैशिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। और फिर ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया क्योंकि कैन ओनली यूज फॉर डेटा एन्क्रिप्शन और पासवर्ड हैशिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि लेस सिक्योर है, ठीक है। मोर कंप्यूटेशन रिसोर्स, ऐसा कुछ नहीं, कंप्यूटेशन रिसोर्स कुछ कम ज़्यादा नहीं होते, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो कंसीडर द फॉलोइंग जावा कोड। एक जावा कोड हम लोग को दे रखा है कि where QUO फंक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, दिस डॉट स्टेटस स्ट्रिंग, देन प्रोटोटाइप का गेट स्टेटस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये रिटर्न कर देगा दिस डॉट स्टेटस। अब हमारा where myQ वेरिएबल हमने लिया, इसमें न्यू क्यू कंफ्यूज करके पैरामीटर पास किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड myQ डॉट गेट स्टेटस कंफ्यूज, व्हाट व्हिच ऑफ द पैटर्न इज फॉलोड इन द अबव कोड। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ? देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि जो न्यू क्यू कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो क्लास है, इस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग यूटिलिटी से कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन मेथड जो है या कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन पैटर्न जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो यही एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए where new queue confused use a new keyword which is defining the feature of constructor invocation pattern JavaScript. The new keyword creates new objects and sets the context in the queue of functions that new objects, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड? क्लास स्कोप दे रखी है, एक मेन फंक्शन दे रखा है, पी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में x की वैल्यू 10 सेट कर रखी है। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी। SOP में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट x एंड y, देन कॉन्कैटिनेट 10 प्लस 20, एक तरह से प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 20 into 2 40 वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू 100 कर रहे हैं, देन SOP प्रिंट x को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 100 कर रहे हैं तो ये जो है ये एरर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने देखो दोस्तों y को जो डिफाइन किया है, y की जो डेफिनेशन है वो इफ ब्लॉक के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो इस ब्लॉक के अंदर y की डेफिनेशन बने दी है, जबकि मैं उसकी वैल्यू y की वैल्यू आउटसाइड में अपडेट कर रहा हूँ, जो कि गलत है। तो इसमें कंपाइल टाइम पे ये एरर दे देगा कि आप y को असाइन नहीं कर सकते बिकॉज आप इसको आपने अंदर डिफाइन किया है। अगर आप इसको बाहर डिफाइन कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, यहाँ पे y को अगर डिफाइन कर देते हैं इंट से, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर पाते हैं 100, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड? एक 2D अगेन करके क्लास बना रखी है जिसमें एक मेन फंक्शन यूज कर रखा है। 2D एरे हम लोगों ने दे रखा है न्यू 3, देन 2D 0 पे 1 पे और 2 पे हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। बट आप देखेंगे दोस्तों कि 0 वाले पे एक ही पैरामीटर की हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे हैं, तो ये इन्हें भी एरर दे सकता है। तो अगर आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं कोड, तो IJ और K की वैल्यू 0 सेट कर रहे हैं, K++ कर रहे हैं, सिंपल एक लूप रन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो एक एरर जनरेट कर देगा, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा, बिकॉज की यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू 2D एरे के लिए जो वैल्यू पास की है वो एक ही वैल्यू पास की है, जबकि दोनों वैल्यू यहाँ पे पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चे जो है जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है वो इजीली इसको समझ पाएंगे। लेट्स सपोज साइबर सिक्योरिटी है या जावास्क्रिप्ट है, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं अभी इस वाली क्लास में, ये PYSQ क्लास है, मतलब एक तो कंसेप्ट तो नहीं बता सकता डिटेल में, बट हाँ मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि आप कंसेप्ट कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो में भी जो साइबर सिक्योरिटी की है फॉर नाउ मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, तो वो एक बार आप जाके देख सकते हैं ताकि एटलीस्ट आप उनके क्वेश्चंस तो आप इजीली टाइप कर पाएंगे। और प्रोग्रामिंग वगैरह तो आप अगर CS ब्रांच से हैं तो ये तो अपन कॉलेज से ही पढ़ते हुए आते हैं,
तो ये ज़्यादा टफ है नहीं दोस्तों। तो इसीलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फॉर ईच देन PSVM पब्लिक स्टडी वॉइड में सम की वैल्यू 0 सेट कर दी। यहाँ पे मैंने 2D अरे ले ली, i की वैल्यू लेस देन 3, j की वैल्यू लेस देन 5। ये इंटरनल लूप है दोस्तों। और नम्स i और j में i+1 मल्टीप्लाई बाय j+1, ठीक है। 1 into 1 हो जाएगा पहले केस में, देन 2 into 1 हो जाएगा, 3 into 1 हो जाएगा, ऐसे करके वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। देन फॉर इंट और फॉर नम तक, ये भी एक टाइप है कि हम कैसे फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, एक इस टाइप से एक इस टाइप से, ये आपने पढ़ रखा होगा जावा में। देन फॉर इंट y कॉलन x और सम में सम प्लस y कर देंगे, प्लस को इधर कर देंगे तो सम को सम प्लस y हो जाएगा ये। देन SOP कर रहे हैं हम लोग समेशन और सम प्लस। तो दोस्तों बेसिकली क्या होगा कि जो आउटपुट होगा इसमें वो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है, ये हम लोग को बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। टाइप करके एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से सपोज कि पहले वाले केस में 45 आएगा, फिर अराउंड 30 आएगा, फिर 15 आएगा, ऐसे करके 3 वैल्यूज निकल के आएगी जब आप उनको जोड़ेंगे। क्योंकि 3 बार लूप चल रहा है 0 से 0 1 2 3 बार चल रहा है। तो पहले वाले केस में 45 इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ दोस्तों। दूसरे वाले केस में 30 आएगा और तीसरे वाले में 15 आएगा। तो जब इसका समीशन करेंगे दोस्तों तो अराउंड 90 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 90 सॉल्व हो जाएगा। देखिए सम ये हो गया रो 0 के लिए 30 हो गया और 45 हो गया, तो इसका समीशन करने का 90 आंसर हो जाएगा। Then which of the following method is used to support polymorphism? बंद करके आप इस सवाल को कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा किसमें होता है? मेथड ओवरलोडिंग में होता है। इवन मेथड ओवरराइडिंग में भी होता है, बट ओवरराइडिंग यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मेथड ओवरलोडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो राइडिंग में यूज होता है, और कंपाइल टाइम या फिर स्टैटिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो ओवरलोडिंग के लिए होता है। तो ओवरलोडिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आने वाले क्लासेस में दोस्तों हम मॉडल्स के रिमेनिंग है MCQs को हम लोग देखने वाले, ठीक है। काफ़ी सारे MCQs है और मैंने ऑलरेडी 1-2 PDF आपको कंप्लीट भी करा दी। तो जो रिमेनिंग है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे, ताकि वीडियो बड़ा नहीं, आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग रहे, लोगों को इजीली समझ पाए दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड आते रहे। और थैंक यू। आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।